वर्ष 2023 के अंदर ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को तकरीबन 50 लाख लोगों ने विजिट किया, जिसके वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस बन गया। और इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि ये प्लेस विजिट करने लायक है। इनफैक्ट इसे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको मल्टीपल डेज लगेंगे। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आज से करीब 8 साल पहले मुंबई में शिव स्मारक नाम से अनाउंस किया गया था, जिसमें मुंबई के समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक बनने वाला था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हव क्राफ्ट में बैठ के समुद्र के बीचों बीच फाउंडेशन स्टोन लेइंग का काम भी किया था। 212 मीटर टोटल हाइट के साथ ये स्टैचू दुनिया का सबसे टोलेस्ट स्टैचू बनने वाला था। और न सिर्फ स्टैचू बल्कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक लैंडस्केप एरिया और कई सारे एमेनिटीज के साथ ही एक रिक्लेम आइलैंड बनने वाला था। इस रिक्लेम आइलैंड के लिए 3,800 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए गए। और इनफैक्ट आगे इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए L&T कंपनी को काम भी दिया गया। लेकिन 8 साल बाद आज भी मुंबई के समुद्र में इस प्रोजेक्ट की एक ईंट भी नहीं रखी गई। तो आखिर क्या हुआ इस शिव स्मारक का, और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर अटका है? किसने इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की, और ये प्रोजेक्ट कभी बन भी पाएगा या नहीं? इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। साल 2004 में जब महाराष्ट्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस और NCP गठबंधन की गवर्नमेंट थी, तभी डिसाइड किया गया था कि मुंबई के समुद्र में शिव स्मारक बनाया जाएगा। लेकिन उस टाइम कोई भी ग्राउंड वर्क या कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया गया। फिर 2014 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट बनी, तब उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को एक्चुअल में बनाया जाएगा, और इसके लिए हलचल भी शुरू हुई। 2004 के कंसेप्ट के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को 100 करोड़ में बनाया जाने वाला था, लेकिन 2016 में बजट को बढ़ाकर 3,800 करोड़ किया गया। लेकिन फिर 2018 में कट डाउन करके 2,500 करोड़ कर दिया गया। इसके बजट को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे। कुछ लोगों का कहना था कि इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स को बनाने से अच्छा इसके बदले में दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन इसके बावजूद 24 दिसंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी को समुद्र के बीचों बीच किया गया, और यहीं से प्रोजेक्ट की एक्चुअल शुरुआत होती है। और 2016 में फ्रांस बेस्ड ईगिस ग्रुप को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये काम दिया गया। इसके बाद इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेंडर्स इन्वाइट किए, और मार्च 2018 को लार्सन एंड टूब्रो को लेटर्स ऑफ एक्सेप्टेंस इशू किया गया, जो कि इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कमेंस करने वाले थे। चलिए अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लार्सन एंड टूब्रो एक्चुअल में कैसे कंस्ट्रक्ट करने वाली थी। इनिशियल प्लान के हिसाब से इस पूरे प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन बनना था वो रिक्लेम बसॉल्ट एंड रेबल फ्रॉम कोलाबा सीप्स मेट्रो टनल प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो अभी ऑलमोस्ट पूरी बन के रेडी है, इसके टर्निंग के दौरान जो मलबा बाहर आया होगा, इसका इस्तेमाल समुद्र के बीच में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए किया जाना था। बसॉल्ट रॉक जो होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है जो महाराष्ट्र और वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। इसके जरिए एक बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है आइलैंड को बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ था, तो मुंबई मेट्रो 3 के अंदर से निकले हुए रबल को कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया गया, चाहे वो कोस्टल रोड हो या दूसरे प्रोजेक्ट्स। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन इस तरीके से था कि मुंबई के गिरगांव चौपाटी से ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच बनाया जाना था। स्टैच्यू की टोटल हाइट 212 मीटर होने वाली थी, जिसके अंदर एक पेडेस्टल इंक्लूडेड था। और जो टोटल हाइट थी वो टिप ऑफ दी स्वॉर्ड, यानी जो स्टैच्यू बनाया जाने वाला था, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो घोड़े पर सवार थे और उनके एक हाथ में तलवार थी। उसी तलवार के टिप से ये हाइट कैलकुलेट की गई थी, जिसके कारण ये दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू बन जाता। इस प्रोजेक्ट के लिए जो आइलैंड बनना था वो 15 एकर्स का होने वाला था, और इसके ऊपर जो पेडेस्टल था वहां पर एक कन्वेंशन सेंटर, लाइब्रेरी बनाने का भी प्लान्स था। इसके अलावा एक सी व्यूइंग डेक, कई सारे बोट्स को प्रॉपरली केटर करने के लिए जटीज, हेलीपैड्स, पब्लिक गार्डन और ऐसे कई दूसरी फैसिलिटी को बनाया जाने वाला था, जो इस आइलैंड को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप कर सकता था। लेकिन जब L&T ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया और इनिशियली सीबेड की सर्विस को ही तैयार कर रहे थे, तब होता ये है कि 16 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र के PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ऑरल एंड वर्बल डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट का काम तुरंत रोक दिया जाए, और जब तक केस की हियरिंग नहीं होती तब तक काम को रोक कर रखा जाए। और इसके वजह से जो PWD डिपार्टमेंट है वो L&T को बोलती है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को वो होल्ड करें
और इसके वजह से काम बंद पड़ जाता है। आखिर इस प्रोजेक्ट एक्चुअल में किसने और क्यों चैलेंज किया था वो समझते हैं। जब प्रोजेक्ट की इनिशियली प्लानिंग चल रही थी उस समय पर भी प्रोजेक्ट को विरोध था। जब देश में कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, चाहे वो टनल हो, ब्रिज हो, रिफाइनरी हो या मेट्रो, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इसका विरोध जरूर करते हैं। ऐसा ही विरोध मुंबई के अंदर शिव स्मारक बनाते समय कई सारे फिशिंग ग्रुप्स और एनवायरमेंटलिस्ट ने किए थे, लेकिन फिर भी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस बॉडी और कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इन सभी ने इस प्रोजेक्ट को अपना कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्लियरेंस दे दिए थे, जिसके बाद काम भी शुरू हुआ था। लेकिन एक एनवायरमेंटलिस्ट जिनका नाम है डेबी गोयंका, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और कहा कि जो क्लियरेंसेस एनवायरमेंटल बॉडीज के जरिए गवर्नमेंट को दिए गए हैं वो सही नहीं है और उसको चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंसल्टेशन नहीं लिया गया था। और ये कहा गया कि मरीन डाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस ये दो ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर सरकार को लोगों से पब्लिक कंसल्टेशन लेना चाहिए था ऐसे क्लियरेंसेस को देने से पहले, और मामला इसी डिबेट पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑन ऑर्डर है, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम आगे नहीं बढ़ा सकी। सुप्रीम कोर्ट साथ ही हाई कोर्ट के अंदर भी डेबी गोयंका ने इस मामले की सेम पिटीशन फाइल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को स्क्वाश कर दिया था और कहा था कि ये पिटीशन सही नहीं है क्योंकि क्लियरेंस दिए गए थे। और 2019 के इस हियरिंग के बाद मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है और 2020 आ जाता है। 2020 में आप जानते हो कोरोना महामारी आ जाती है और लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी सरकार कोई भी बड़े कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने का विचार नहीं करती है और इसी के साथ महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकली चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। एक नई गवर्नमेंट बनती है जो कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को वैसे भी अपोज कर रही थी और कई दूसरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज को रेज करती है, और इस प्रोजेक्ट को कोर्ट में जल्दी पुश करने के लिए भी सरकार कुछ भी प्रयास नहीं करती है। और इसके बाद जब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फिर से चेंज होती है तो ये सरकार भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर नए सिरे से ध्यान देने से बेहतर करंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने पर ज्यादा ध्यान देती है। और आज भी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ये प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही अटका हुआ है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट मुंबई के लोगों के लिए जरूरी है? हमें ये समझना भी जरूरी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक मेजर रेवेन्यू सोर्स बन गया है गुजरात के केवड़िया और आसपास के इलाकों के लिए। एज अ सिटी मुंबई को वैसे कोई बहुत बड़े रेवेन्यू सोर्स उसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर ये शिव स्मारक एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता था शहर के लिए एक नए पहचान के तौर पर। अभी हम एकदम गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हमें प्रोजेक्ट का रिवाइवल देखने को मिले, क्योंकि कभी ना कभी इस मामले का कोई ना कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आएगा ही, जो प्रोबेबली गवर्नमेंट के फेवर में ही होगा, क्योंकि ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट में काम शुरू करने से पहले कई चीजों का ध्यान गवर्नमेंट रखती ही है और ऑब्वियसली हजारों करोड़ के टेंडर देने के पहले सब क्लियरेंसेस देखे जाते हैं। अब मुंबई के अंदर चाहे वो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट हो या MTHL अटल सेतु जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ था, इन प्रोजेक्ट्स को भी कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज ने विरोध किया था, क्योंकि उनका कहना था कि फिश पॉपुलेशन कम हो जाएगी। लेकिन जब बांद्रा वर्ली सीलिंग बना था उस समय पर भी विरोध किया गया था कि फिशिंग खत्म हो जाएगी और फिशिंग कम्युनिटीज को कुछ मिल नहीं पाएगा। लेकिन फिर इसके बनने के बाद भी फिशिंग मुंबई में अभी भी थ्राइव करती है। ऐसा ही विरोध जो है इसके पहले 1970-80 में जब नरीमन पॉइंट मरीन ड्राइव जैसे एरियाज के आसपास में रिक्लेमेशन हुआ था तब भी उठाए गए थे। लेकिन अभी भी फिशिंग कम्युनिटीज एडजस्ट करती है और अपना काम करती है। कोस्टल रोड के रिक्लेमेशन के कंप्लीट होने के बाद में भी ये काम अभी भी चल रहा है और कई बार कई प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए देश के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की तरह कई वेस्टेड और पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं। इस बात से हम जरूर अग्री करते हैं कि करंटली मुंबई के अंदर चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो, रोड प्रोजेक्ट्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स हो, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो या ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स हो, इनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसी के साथ शिव स्मारक के प्रोजेक्ट को भी जल्दी से बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये स्मारक मुंबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि जिनका स्मारक बनाया जा रहा है उन्हीं के कारण इस भारत को नई पहचान मिली है। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यह स्मारक बनाना चाहिए या फिर उनके गढ़ किल्लों का संवर्धन करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस शिव स्मारक को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी।